हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री का 9th चैप्टर दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 500 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे तो लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमारा लक्ष्य है 500 सब्सक्राइबर। और दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को जाया करें। चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इससे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम अप्रैल अक्टूबर में आने वाले हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मतलब क्वेश्चन आंसर के नोट्स चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल है, जाकर इसे फॉलो कर लेना। वहां पर ये क्लास खत्म होने के बाद ही क्या करता हूं मैं, अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आ जाइए। 3 और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्या है क्वेश्चन? महमूद गजनी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। सिंपल, पहले क्वेश्चन समझ लो, याद कर लो, ताकि आप अपने एग्जाम में छोड़ ना दो। ठीक है, तो देखिए भैया, महमूद गजनी गजनी वंश का शासक और सुबुक्तगिन का पुत्र था। किसका था? हाँ, सुबुक्तगिन का पुत्र था गजनी। ठीक है, उसने 1000 से 1200 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया इसने? 17 बार। मतलब ये इसने 26 वर्षों में 17 बार भारत पर क्या करा, इसने आक्रमण कर दिया। ये किसका बेटा था? सुबुक्तगिन का बेटा था। ठीक है, यहां तक। अब चले आगे। आक्रमण किया। महमूद एक महत्वाकांक्षी सेनापति था जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। क्या था? ये चाहता था भारत के अंदर क्या करना, राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करना चाह रहा था। ठीक है, सॉरी, नहीं करना चाहता था, सिर्फ लूटना चाहता था। हाँ हाँ, ये सिर्फ भारत को लूटने आया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत। बल्कि अत्यधिक धन संपत्ति लूटना था। और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को चलाने और मजबूत रखने के लिए उसे पर्याप्त धन की आवश्यकता थी और भारत की समृद्धि उसे आकर्षित करती थी। उसने मुल्तान, पंजाब, थानेसर, कन्नौज और सोमनाथ जैसे समृद्ध नगरों एवं मंदिरों को लूटा। देखो कहाँ कहाँ इसने लूटा। ये क्या चाह रहा था? ये अपने यहाँ की स्थिति को अच्छा करने के लिए भारत को लूट रहा था। ठीक है, भारत के कौन कौन से इलाकों को इसने लूटा था? मुल्तान, पंजाब, थानेसर, कन्नौज। ठीक है, और मध्य एशिया में उसकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। ठीक है, अरे कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे। और सोमनाथ, समृद्ध नगरों एवं मंदिरों को लूटा। और महमूद की नीति साफ थी, केवल धन संपदा हासिल करना, ताकि मध्य एशिया में उसे स्थिति सुदृढ़ हो सके। उसके आक्रमणों ने भारतीय रक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया तथा भविष्य में तुर्क आक्रमणों के लिए मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंपैक्ट वाला क्वेश्चन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में। आपका ध्यान रखना दोस्तों और अच्छे से पढ़ लेना। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या था। देखिए, ये कहाँ, सुबुक्तगिन का पुत्र था, 17 बार भारत पर आक्रमण किया इसने। इसका भारत पर नियंत्रण करना नहीं बल्कि भारत को लूटना था। और इसने मुल्तान, पंजाब, थानेसर, कन्नौज, सोमनाथ जैसे बड़े बड़े नगरों और मंदिरों को लूटा इसने। और ये केवल संपदा हासिल करना चाहता था ताकि ये अपनी समृद्धि कर सके। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मामलुक सुल्तान कौन थे। ठीक है, अब आ जाओ भाई। मामलुक सुल्तान कौन थे और इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया। ठीक है भाई, मामलुक सुल्तान कौन थे और इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए, मामलुक सुल्तान तुर्की मूल के दास सैनिक थे। कौन थे ये? तुर्की मूल के दास सैनिक थे, जिन्होंने भारत में पहला मुस्लिम वंश यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 स्थापित किया। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। इल्तुतमिश जो ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कौन था भैया? इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। ऐबक की बेटी से शादी की होगी तभी दामाद बना। ठीक है, सबसे सफल मामलुक सुल्तान माना जाता है। ठीक है, मामलुक सुल्तान कौन होता है? जो गुलाम। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश गुलाम था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति निम्न तरीकों से क्या करी? मजबूत करी। ठीक है भाई, अब देखिए पहला क्या है? प्रतिद्वंदी तुर्क सरदारों यानी यलदोज कब्जा को पराजित किया और सत्ता को सुरक्षित किया।
फिर मंगोलों से प्रत्यक्ष संघर्ष से बचकर सल्तनत की रक्षा करी, ठीक है, मतलब उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ा, उनसे बचा रहा और अपने सल्तनत को इसने बचा के रखा। उसके बाद है बंगाल, बिहार और रणथंभौर, ग्वालियर जैसे क्षेत्रों को पूर्ण अधीन कर साम्राज्य का विस्तार किया, मतलब उसको अपने साम्राज्य में इल्तुतमिश ने मिला लिया। फिर है तुल्क ए चहलगनी, यानी 40 अमीरों का समूह बनाकर प्रशासन संगठित किया, 40 बड़े बड़े अमीर लोगों को इकट्ठा किया, समूह बनाया और अपने शासन को अच्छा किया। फिर है सिक्का, टंका और इक्ता प्रणाली विकसित कर मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, ठीक है। सिक्के में टका और इक्ता प्रणाली सैनिक प्रणाली या प्रशासनिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अगला है 1229 में खलीफा से वेता प्राप्त कर सुल्तान का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मामलुक सुल्तान कौन थे और इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को कैसे मजबूत बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया तो बेटा छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप देखता हूँ कि एक भी लाइक नहीं रहता, आप लोगों को पसंद नहीं आती वीडियो, कमेंट करके बताना दोस्तों। पूरी मेहनत के साथ पीपीटी बनाकर, बड़ी मेहनत से रिसर्च कर आपके लिए वीडियो और खड़ा होकर आपको पढ़ाना दोस्तों, थोड़ी तो मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो लाइक कर देना दोस्तों, इससे क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है, आपको नए नए टॉपिक्स बनाकर देने में, इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाने में सहायक होता है मेरे लिए, ठीक है। तो देखिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संचालन हेतु, दिल्ली मतलब दिल्ली की जो सल्तनत थी उसको चलाने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाए। अब बलबन की बात करी जा रही है कि बलबन ने सल्तनत को चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए क्या कदम उठाए, बलबन की बात की जा रही है। अगर बलबन का कोई टॉपिक आए तो यहाँ से लिख देना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और केंद्रीकृत बनाने के लिए कई कठोर प्रभावी कदम उठाए, है ना। बलबन ने क्या करा, दिल्ली को नियंत्रित करने के लिए कई कठोर नियंत्रण किए, ठीक है। आप देखो मतलब प्रभावी कदम उठाए, देखिए पहला है चलगनी, ठीक है, चहलगनी, जो अमीरों के शक्तिशाली समूह को खत्म कर दिया। क्या कर दिया इसने, जो इल्तुतमिश ने लाया था 40 अमीरों का समूह, उसको इसने खत्म किया, को नष्ट किया, ताकि सुल्तान के अधिकार को चुनौती ना मिले। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर वो 40 अमीर लोग होते तो ज़्यादा शक्ति उनके पास होती, ठीक है, कोई भी निर्णय उनसे पूछ के लिया जाता। तो ऐसे में आप ये खत्म कर दिया तो सारी कौन लेगा निर्णय, सुल्तान ही लेगा, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, देखिए अपनाया ताकि सुल्तान की स्थिति सर्वोच्च दिखाई दे, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत मतलब पता है ना, अपने आप को राजा वगैरह से, अपने आप को महान दिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं राजत्व का सिद्धांत। फिर है मजबूत और अनुशासित केंद्रीय सेना का गठन किया गया, जिससे विद्रोह व मंगोल आक्रमण रोके जा सके, ठीक है। अपनी सेना को इसने क्या किया, मजबूत किया, ताकि विद्रोह और आक्रमणों को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद है प्रशासन के हर विभाग में जासूस यानी गुप्तचर व्यवस्था, क्या यानी कि जासूस रखे गए, ठीक है, जिससे अमीरों पर निगरानी रखी जा सके। तो ये बलबन ने सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। दोआब, मेवात, अवध आदि में फैले डाकुओं व विद्रोहियों का कठोर दमन किया, उनको भी सबक सिखाया गया इनके द्वारा। फिर दरबार में सिजदा और पाइबोस जैसी प्रथाएं लागू कर सुल्तान की प्रतिष्ठा और भय बढ़ाया गया। मतलब कि यही है कि जब सुल्तान आएगा तो उसके सामने झुककर, सर झुकाकर नमस्ते वगैरह जो भी करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। फिर इन उपायों से बलबन ने सल्तनत को संगठित और अनुशासित और केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति में बदल दिया, ठीक है ना। तो ये बलबन ने इस तरीके से दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बाजार पर नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, देखो भाई ये क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए बाजार पर नियंत्रित हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई नीतियों का विवरण, ठीक है ना, कि उसने बाजार में किस तरीके की नीति अपनाए, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे भाई। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम नियंत्रित रखने और सेना के खर्च को कम करने के लिए कड़े बाजार सुधार किए, ठीक है ना। तो इसमें सुधार किया, अब देखो क्या सुधार था। पहला, आवश्यक वस्तुओं के कम दाम सुनिश्चित करने हेतु, है ना, मतलब कंफर्म करने के लिए अनाज, कपड़ा, घोड़ा व दास बाजार अलग अलग स्थापित किए। मतलब ये इनके मार्केट अलग अलग बना दिए। जैसे आप भी अपने एरिया में देखते हो ना, आसपास से अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मार्केटों में जाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी था, ठीक है। अब देखिए बाजार व्यवस्था की निगरानी के लिए शाहना मंडी तथा अनेक गुप्तचर
मुहैयान, बरीद नियुक्त किए गए, मतलब बाजारों के अंदर गुप्तचर नियुक्त किए गए थे ताकि वो लोग मतलब जो दुकानदार हैं वो कहीं ग्राहक को लूट ना ले, इसलिए भी। ठीक है, आगे चले तो सभी वस्तुओं के निश्चित मूल्य तय किए गए और चाहे वह भोजन हो, कपड़ा हो या घोड़ा, सबका एक फिक्स रेट किया गया। ठीक है, फिर है मूल्य नियम तोड़ने पर कठोर दंड दिए गए, जैसे जेल, आर्थिक दंड, निर्वासन, यहाँ तक कि हाथ काटने की सजा तक दी गई। देख रहे हो, अगर आपने कोई वहाँ पे कानून तोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार में, तो आपको ये सारी सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है घोड़े की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या लिखा है, दलालों की निगरानी और खरीद बिक्री में कठोर नियंत्रण, है ना। जो होते हैं ना, थर्ड पर्सन होता है जो सामानों खरीदने और बेचने में बीच का भूमिका निभाता है, उसे कहते हैं दलाल। ठीक है, अब क्या है, व्यापारी मनमाने दाम पर ना लगा सके, इसलिए भंडारण व तौल प्रणाली पर भी नियंत्रण रखा गया। तो इन सुधारों से अलाउद्दीन ने सेना के लिए सस्ते संसाधन उपलब्ध कराए और आर्थिक स्थिरता स्थापित करी। दोस्तों यहाँ पे आपने समझे, ये सारे पॉइंट है, इस सारे चीज़ों को आप पढ़ के समझ पा रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से बाजार को एक नियंत्रित और नियमित चीज़ बनाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन तथा प्रतीकात्मक मुद्रा का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो ये महमूद तुगलक था, इसने किस तरीके से राजधानी बदली, ठीक है ना, और किस तरीके से इसने अपने प्रतीकात्मक सिक्कों का चलाया है, मुद्रा चलाया। ठीक है, अब देखो, पहला, महमूद तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करी। पहले क्या थी, दिल्ली थी, फिर उसके बाद क्या कर दी इसने, दौलताबाद कर दी। ठीक है, दौलताबाद स्थानांतरित यानी बदल दिया, नाम बदल दिया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया अपनी राजधानी। ठीक है, फिर उस करने का निर्णय लिया। फिर राजनीतिक कारण देखिए, यह दक्षिण व उत्तर दोनों क्षेत्रों को समान रूप से नियंत्रित करना चाहता था और दौलताबाद को अधिक सुरक्षित तथा केंद्रीय मानता था, कि मतलब ये भारत के बीच में आता है और ये चारों तरफ इससे भारत के मतलब हर भाग पर नज़र रख सकता है। ठीक है, इसलिए इसने दिल्ली से दौलताबाद अपना क्या करा, राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। फिर आगे, लेकिन कठोर यात्रा, गर्मी और व्यवस्था की कमी से हजारों लोग रास्ते में ही मर गए और योजना असफल रही। ठीक है, बना तो रहा था लेकिन योजना क्या रहेगी, सफल, जाते जाते ही हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद है प्रतीकात्मक मुद्रा। देखिए, चांदी की कमी और भारी खर्च को पूरा करने के लिए तुगलक ने तांबे को चांदी के बराबर मूल्य घोषित कर दिया, है ना, तांबे और चांदी को बराबर मूल्य कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खर्च को रोकने के लिए। फिर उसके बाद है, परंतु लोग घर में नकली सिक्के बनाने लगे। ठीक है ना, क्योंकि तांबे थे तो तांबा हर जगह मिल जाता था, तो लोग नकली सिक्के बनाने लग गए। असली नकली में अंतर करना असंभव हो गया, व्यापार ठप हो गया और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। अतः सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो ये चांदी से जो ये तांबे में आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका प्रतीकात्मक सिक्के यानी मुद्रा और इसका जो राजधानी चेंज करना, दोनों ही क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, महमूद तुगलक का। अब चलते हैं आगे। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभाव बताने हैं। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के प्रभाव। तो देखिए भाई, प्रभाव 1398 में तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत को पूरी तरह क्या कर दिया, हिला दिया। दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से तैमूर के आक्रमण ने हिला दिया। कब करा, 1398 में। आप देखिए मुख्य प्रभाव क्या पड़े। दिल्ली में भयंकर लूटपाट और जनसंहार हुआ, मतलब लूटा गया दिल्ली को, लोगों की हत्या की गई, हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद सल्तनत की आर्थिक नींव पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, टूट गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, पंजाब, सिंध और पश्चिमी क्षेत्रों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। ठीक है, दिल्ली का तैमूर ने जो आक्रमण किया उसकी वजह से क्या था, पंजाब, सिंध, पश्चिमी क्षेत्रों पर जो नियंत्रण था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद आपका क्या है, तैमूर ने जाते समय मुल्तान में खिरज खान को नियुक्त किया। किसको कर दिया, खिरज खान, ये इंपॉर्टेंट है। खिरज खान को मुल्तान में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, और जिसके बाद में सयाद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, इस सयाद वंश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद है, केंद्र की शक्ति कमजोर पड़ने से कई प्रांत जैसे कि बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए,
स्वतंत्र हो गए इनके आक्रमण की वजह से, क्योंकि अभी जो आक्रमण किया इन लोगों ने तो उससे क्या हुआ, राजा शक्ति कमज़ोर हो गई, दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई, उसके जो उसके अधीन थे वो सारे क्या हो गए, आज़ाद हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, तुगलक वंश का पतन तेज हो गया और सल्तनत विखंडित होने लगी, मतलब कि फैलने लगी। ठीक है, आ जाइए अब चलते हैं। इन आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को इतना कमज़ोर कर दिया कि अगले सदी में वह मुगल आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। ठीक है ना, फिर उसके बाद मुगलों का राज आया, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का आक्रमण आया ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, दिल्ली सल्तनत में तैमूर ने पूरा हिला दिया था, इतना कमज़ोर कर दिया था दिल्ली सल्तनत को कि जो मुगल्स आए उन्होंने इनको हराकर फिर अपना राज कर लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। किन कारणों से, देखिए भाई क्वेश्चन है, किन कारणों से बंगाल दिल्ली सल्तनत के लिए समस्या बना रहा, है ना। बंगाल, किन कारणों से बंगाल दिल्ली सल्तनत के लिए समस्या बना रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए बंगाल दिल्ली सल्तनत के लिए कई कारणों से चुनौती बना रहा। देखिए पहला, क्षेत्र बहुत दूरस्थ था, संचार व यातायात की कमी से बड़ा वहाँ पर नियंत्रण रखना कठिन था। मतलब देखो दिल्ली और बंगाल आप देख सकते हो ना, हमारा दिल्ली कहाँ पर है भैया, दिल्ली बिल्कुल ऊपर की तरफ है और बंगाल कहाँ है, यहाँ है ना। दिल्ली यहाँ पर है और बंगाल का दूर इतना, तो दूरी बहुत है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब होते हुए झारखंड वगैरह, फिर उसके बाद बंगाल आ रहा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, तो क्या था, यातायात की कमी से वहाँ पर नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा कठिन था। स्थानीय शासक शक्तिशाली थे और अक्सर स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे कि हम अब आज़ाद हो गए इन लोगों से। ठीक है ना, फिर उसके बाद सुल्तानों से, फिर बलबन के बाद बंगाल के शासकों ने दिल्ली की सर्वोच्चता स्वीकारने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो भी बलबन के बाद जितने भी आए उन्होंने दिल्ली की, जैसे कि अभी वो उसने जो दिल्ली से दौलताबाद की राजधानी करने की सोची लेकिन वो असफल रहा, है ना। फिर आर्थिक संपन्नता के कारण बंगाल एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन गया। ठीक है, फिर आगे इस इलियास शाह और उसके उत्तराधिकारियों ने एक मजबूत राज्य बनाया जिसे दिल्ली के नियंत्रण की संभावना कम हो गई। ठीक है, बंगाल में किसने बनाया, इलियास शाह ने बंगाल को और मजबूत बनाया, इससे दिल्ली का जो शासन था वो कमज़ोर हो गया बंगाल के ऊपर। फिर दिल्ली के सुल्तान दूसरे विद्रोह में व्यस्त रहते थे जिससे बंगाल बार बार अलग होकर स्वतंत्र हो जाता था, है ना। जब जाए राज कर लेते थे, फिर ये लोग ध्यान नहीं देते थे तो बंगाल अपने आप ही क्या होता था, स्वतंत्र हो जाता था। ठीक है, और इन कारणों से बंगाल सदैव सल्तनत के लिए विद्रोह और अशांति का केंद्र बना रहा। ठीक है, तो बंगाल की ये कहानी थी। और दोस्तों ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे 5 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जैसे ही 5 सब्सक्राइब होंगे तो हम फिर लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 95 मार्क्स सीरीज चल रही है आपकी, इसे फॉलो कर लीजिए और पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लेना। पॉलिटिकल साइंस के भी मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखना, यहाँ पर शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।